जहाँ टोल टैक्स नहीं भी लगना चाहिए, 60-60, 50-50 किलोमीटर पर टोल टैक्स लग रहे हैं, ज़बरदस्ती जनता से वसूली की जा रही है। अब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। ये कि अगर नौकरी चाहिए तो भाई शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए लोग कर ही नहीं रहे हैं। चंदौली के देखिए तो यहाँ 3 मंत्री हैं, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री हैं, और जिला कितना बड़ा है। अब आदरणीय सांसद जी से आप देख लीजिए, महेंद्र नाथ पांडे जी को देख लीजिए, आप आपके गृह मंत्री भी रह चुके हैं, आप राजनाथ सिंह जी देख लीजिए, आपके राजभर जी हैं, 3 मंत्री पद है। आप शायद एक निगाह डाल देना चंदौली पे, तो चंदौली का विकास हो, लेकिन आप नहीं देते, चुनाव के समय दिखाई देते हैं, बस उस समय दिखाई देते हैं जो चुनाव आता है। अब शायद चुनाव आने वाला है, अब दिखाई देंगे। अग्निवीर नाम रखे हैं लोग, लेकिन ये बताओ ऐसे पद पे लेकर के वो भी फिर 4 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा? जब उसका लीक होता नहीं है, लीक कराया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि पास होंगे बच्चे, भाई कितना वो करेंगे। अब उसको भी फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर समस्या में है, उसमें भी लोग फ़ायदा खोजे हैं। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र डॉक्टर, जन सहायता हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मेरा गांव डेढ़ी, कोट सदरपुरा, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश। तो इनका परिचय तो हो गया, थोड़ा सा आगे और भी बात विचार होता रहेगा। तो आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आए हुए हैं, थोड़ा चर्चा हुआ था, हम लोग बीच में सुने थे, क्या ये बात सच है? हाँ, राजनीति से हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से जुड़ाव है, तो जाहिर है कि राजनीति में आना तो वही पड़ेगा। और हम लोग जैसे हॉस्पिटल है में समाज सेवा होता रहता है, तो समाज सेवा करेंगे तभी तो आगे भाई परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, समाज का बदलाव कैसे होगा? जब तक समाज से जुड़ेंगे नहीं, तब समाज का बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आप किस पार्टी से हैं इस समय? हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें दलितों, असहायों, गरीबों, बैकवर्डों, सारे लोग का मतलब उसमें समान अधिकार मिलता है। सबको समानता का मतलब उसमें एक प्रकार से मान कर चलें तो एक प्रकार से सभी सही जो चीज़ है देखा जाए, समानता को समाजवादी पार्टी जो नाम रखा गया है, तो सही में समाजवादी पार्टी जो सबको समान अधिकार और हक दिलाती है। और इस समय आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो किस पद पे अभी आप नियुक्त हुए हैं? हम शुरुआत हमारी हुई जब 10 में हम ग्राम प्रधान थे, तो उसी समय हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। शुरू में हमको रखा गया जिले के कार्यकारी कमेटी में रखा गया था, फिर मैं जिला सचिव बनाया गया, फिर मुझे जिला पिछड़े प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं तो ये तीसरी बार हूँ, मैं 3 बार से मैं जिला अध्यक्ष पिछड़े प्रकोष्ठ हूँ, और अभी एक नया पद बढ़ाया गया, मैं जोन प्रभारी भी हूँ। देखिए, हमारे सर हैं जो अभी इतने अच्छे पोस्ट पे हैं समाजवादी पार्टी के अंतर्गत, तो ये इसलिए हैं क्योंकि ये काम भी अच्छा करते हैं, और गांव समाज में जो लोग असहाय लोग होते हैं उनका हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का ही हम लोग मिलकर क्या करते हैं कि इनका इंटरव्यू लेते हैं, और आगे नए जो लोग नए इधर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो अपने मार्ग से हट गए हैं, तो उन लोगों को हम लोग थोड़ा राह भी दिखाते हैं। और उसके बाद अब ऐसे अगर हमारे ये भैया हैं, समाज सेवी का भी काम करते हैं, तो ऐसे करने में आपको क्या अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे शौक के लिए करते हैं? जाहिर है कि आप जानते हैं कि हमारे नेताजी इसके जो पार्टी के एक प्रकार से सब कुछ है, करता धरता, या उसके क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अखिलेश जी। नहीं, माननीय नेताजी के हैं, पार्टी के मेन तो वो है ना। हाँ। पार्टी को खड़ा करने में हमारे नेताजी का ये था, उन्होंने देखा कि नहीं समाज कहीं न कहीं बैकवर्ड समाज कहीं न कहीं बट रहा है, और वो भी जो ऐसे व्यक्ति सिर्फ बैकवर्ड ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड के भी लोग जो अधिकारों से वंचित हैं, उनको भी इसमें नेताजी जोड़े थे। तो उनका उद्देश्य वही था जो माननीय लोहिया जी के हिसाब से चलते थे, जो गरीब तबके लोग थे, किसान, नौजवान, साथी सारे लोग पर ध्यान दिया करते थे। ऐसे में उन्होंने एक समाजवादी पार्टी का गठन किया। उनकी विचारधाराओं से हम लोग प्रभावित होकर के इसमें पार्टी में जुड़ा, क्योंकि उनका सीधे लक्ष्य था कि नहीं, जो भी संवैधानिक अधिकार है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो किसानी को हो, नौजवानों को हो, चाहे गरीबों को हो, असहायों को हो, चाहे जैसे भी अर्थात कहने का गरीब तबके के लोगों को लिए समाजवादी पार्टी ज़्यादा वो है। इसलिए समाज में हम लोग चल करके समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को प्रसारित करते हैं, और अधिक से चाहते हैं कि भाई गरीब लोगों को, असहाय लोगों को मदद हो, उनकी भलाई हो। तो अभी तो ये हो गया। अब अभी क्या बोलते हैं कि अभी जो समाज में जो अभी नए युवा हैं, अभी जो सरकार दूसरा है, इसमें सरकार चेंज नहीं हो पा रहा है या हो रहा है जो भी है,
लेकिन इसमें ये दिक्कत आ रहा है कि जो अभी युवा जो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, समाज के, जिला के, जवार के बहुत ही बेरोजगार हमारे नौयुवा बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करें कि मतलब हमारे समाज को कुछ नए नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीधे से आप जान लीजिए, इसमें जो वर्तमान सरकार चल रही है ये रोजगार विरोधी है, संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। ये कभी नहीं चाहते कि भारत के लोग या इसमें यहाँ के रहने वाले जनता मतलब वो अपने रोजी रोजगार करके आगे अपने पैरों पर जाए। इनका सीधा सा एजेंडा रहता है कि कम चीज़ों को मतलब जैसे कि सिर्फ वह चीज़ ये कारगर करते हैं, मतलब जब से चुनाव में जीते हैं सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। जैसे एक चुनाव जीतता है दूसरे चुनाव के लिए लग जाते हैं, बाकी चीज़ें देश पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उस पर नहीं इनको रहता है। आप देख लीजिए जैसे कि अभी पिछला चुनाव हुआ, दूसरे चुनाव में फिर लग गए हैं, ये 24 में लगे हैं लोग, लेकिन कभी इन्होंने नहीं सोचा कि किसान के साथ अभी क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये सब समस्याओं पर इनका कभी न ध्यान गया है न जाएगा, क्योंकि ये कभी हित के लिए नहीं आए हैं। ये नौजवानों की भलाई कभी कहीं नहीं चाहिए। अभी ऐसे उनका वादा था एजेंडा, चुनावी एजेंडा आप सुने होंगे, जानते हैं आप लोग, ये तमाम एजेंडे इनके आए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया आएगा खाते में, लेकिन एक भी आप बताइए जो अभी गिनाएंगे तो सैकड़ों होंगे, सैकड़ों वादों में इनका एक भी वादा आप बता दीजिए जो मतलब कि पूरे किए हों। यहाँ तक कि अभी आपके पार्टी प्रमुख का भी माननीय क्या बोलते हैं अमित शाह जी का भी बयान आया था कि ये तो सिर्फ एक बहानेबाजी होता है वोट लेने का, जुमला है। तो इस तरह की बातें इनको जब ये विचारधाराएं हों कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, इनकी बातें हो रही है कि नहीं जुमला है, जुमला का नाम शब्द, इसके बाद भी यहाँ बताया नहीं भारत के लोग इस पर विश्वास करते हैं इनके, क्योंकि एक आदमी एक बार बोलता है झूठ, 2 बार बोलता है, तीसरे बार में हम लोग कहते हैं कि 3 बार से नहीं माफ कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमको असर जब भी बोलते हैं इनके बड़े नेता झूठे ही बोलते हैं, तभी लोग पता नहीं क्यों उनको वोट करते हैं। वोट क्या कर रहे हैं, अगर अभी बैलेट पेपर वगैरह से हो तो ये देख लीजिए परिणाम कुछ होगा। अभी जो निकाय चुनाव जीता है आप लोग देखे होंगे कि जो मशीनरी से हुई है उसमें वो जीते हैं, जो बैलेट पेपर से हासिल है हम लोग हमारी पार्टी जीती है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा कि अगर वो बेईमानी न करें तो हमारे ख्याल से उनको जनता लाइक नहीं कर रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है, अब समझ चुकी है इनके जुल्म को। ये कभी भी नौजवानों के लिए नौकरी या ऐसे को नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके चैनल से अगर ये बातें अगर जहाँ तक मेरी जाए अपने भारतवासियों तक पहुँचे तो सीधे सीधे है कि सरकार को उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, उनको बदलाव लाएँ। नहीं ये सही जो बची हुई चीज़ें थोड़ी बड़ी बची हुई थी, आधा से ज़्यादा तो बेच ही चुके हैं, थोड़ी बड़ी बची हुई है वो भी बेच डालेंगे। सड़क का ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग सड़क पे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये सड़क जानते हैं आप लोग आपकी कहाँ से हुआ। सड़क में जो भी पैसे आए हैं ये विश्व बैंक से काफ़ी कर्जा ले लिए लोग। तो हमारा देश बाहर व्यक्ति जैसे आप तो अभी व्यक्ति शायद कर्जा न लिए हों, लेकिन देश स्तर पर देखा जाए तो आप भी कहीं ना कहीं कर्जे के दबे में। और जो कर्जा आज पहले मतलब मात्र 10 रुपया रहा होगा, इस समय मतलब वो 1000 रुपये का बदला मतलब कई गुना बढ़ा हुआ है। उस पैसे को लेकर लोग रोड पे खर्चा कर रहे हैं, और रोड से वसूली कैसे हो रही है आपको भी पता है। छोटे टोल टैक्सों को आप उठा लीजिए, जहाँ टोल टैक्स नहीं भी लगना चाहिए, 60-60, 50-50 किलोमीटर पर टोल टैक्स लग रहे हैं, ज़बरदस्ती जनता वसूली की जा रही है। अब कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये रोड का विकास हो रहा है। अभी तो हर ज़िले में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में एंट्री लेने के लिए हर एक जगह टोल टैक्स बना है। ये अभी तो जैसे कुछ ऐसे भी गांव होंगे जब पता चला कि वहाँ से अगर 3 जिला टच कर रहा है, जैसे हम ही लोग मान लें अपने टेंगरा मोड़ पे हैं, तो यहाँ आपका ये क्या बोलते हैं आपका हाँ फिर मतलब कि बनारस भी आपका टच करता है, आपका मिर्जापुर भी यही है, ये चंदौली है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप जरा से 10 कदम बढ़े तो ट्रैफिक आप टोल टैक्स देखें, फिर यहीं आप निकल जाए असलाट में आप नहीं पाएंगे तो फिर टोल टैक्स दे देंगे। तो कहने का मतलब कि आप निकलना दुश्वार हो गया है। मतलब अभी इतना असर पड़ता है, गाड़ी वालों से पूछेंगे तो आप उसका असर पता चला, उन्हें जानेंगे कि 10 कदम जाए पर टोल टैक्स। अब कहते हैं ये विकास, उसको विकास मानते हैं। तो सीधे सीधे आप सोचें कि जो प्रधानमंत्री ये सोच लिया, ये बोल दिया हो कि नहीं पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलें, तो जब पकौड़े की जो बात करने वाला वो रोजी रोजगार की बात कैसे कर सकता है, नौकरी की बात कैसे कर सकता है। तो अगर हम उससे उम्मीद रखें तो वही है, नमक में शक्कर वाली बात आती है कि हम नमक की बोरी हो और उसमें हम चीनी का खोज रहे हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर वो गुण है ही नहीं। लोग पूरी पार्टी वही है, बस किसी तरह शासन करने के पक्ष में लोग कि बस शासन होता रहे, गरीबों में फूट डाल के 5 किलो डाल रहे हैं। देखिए अभी भी आप उठा कर देख लीजिए, किसी एक विद्यालय के लोग नाम दे दें, कोई यूनिवर्सिटी बनाए हो तो बताइए। शिक्षा के प्रति लोग का जरा सा भी ध्यान नहीं रहता कि कभी कभी भाई जब पढ़े लिखे नहीं आप तो कैसे आप रोजी रोजगार करेंगे। पकौड़ा तो नहीं होगा तो ठीक है भाई, पढ़े बिना पढ़े लिखे भी पकौड़ा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर नौकरी चाहिए तो भाई शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के लिए लोग कर ही नहीं रहे। और इसको ये इधर के हम लोग के भी जो जिला पंचायत हैं यहाँ पे सेक्टर नंबर 4 के, ये इधर के क्षेत्र में क्या कुछ काम हम कराएं कि नहीं? हाँ हमारे पार्टी से हैं, हमारे ये जीते हैं हमारी पार्टी से,
कब समझ ही रहे हैं कि शासनकाल में बेचारे अपने हिसाब से जितना उनका है कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, काम करा रहे हैं। लेकिन अब वो तानाशाही है इन लोगों का, जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट जीते हैं उनको बजट वगैरह पे दबाव बना रहे हैं लोग, जहाँ उनका है अपना काम करा रहे हैं थोड़ा मोड़ा जो भी है। लेकिन अगर पूरे आप चंदौली को देखें तो यहाँ 3 मंत्री हैं। इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री हैं। और जिला कितना बड़ा है, अब आदरणीय सांसद जी से आप देख लीजिए, महेंद्र पांडे जी को देख लीजिए, आप आपके गृह मंत्री भी रह चुके हैं, आप राजनाथ जी देख लीजिए, आपके राजभर जी हैं। 3 मंत्री पद है। आप शायद एक निगाह डाल देना हो चंदौली पे, चंदौली का विकास है। लेकिन आप देख लीजिए, सड़क के दुरुस्ता देख लीजिए और रोजी रोजगार देख लीजिए, कहाँ पे कोई ऐसा काम किए हों जो कम से कम कुछ लोग बेरोजगारों को रोजी मिल जाए, रोजी रोटी मिल जाए। और इस समय हमारे यहाँ रमेश जायसवाल जी हैं, विधायक बने हुए हैं, तो उनका क्या अच्छे अभी तो उनका भी काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर के क्षेत्र में उनका काम वो भी बोलते हैं कि ये कराते हैं वो कराते हैं, उनका भी काम ज़मीन पे आया कि इनका भी वही मोदी जी वाला हाल है? व्यक्ति ठीक हैं, विधायक में कमी नहीं है, व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं, रमेश जी अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कहे जब जो ऊपर से ही लोग जब भ्रष्ट पड़े हुए हैं, ऊपर से ही कुछ योजनाएं नहीं दे पाएंगे, न बजट पेश कर देंगे इनको, न तो क्या करेंगे बेचारे। बस एक नाम मात्र हैं, जीते हैं, बैकवर्ड के हैं बेचारे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बजट आए तो कुछ काम करें, लेकिन क्या कुछ भी कुछ क्या देखा जाए तो ये शायद 20 साल वर्ष से ऊपर होने जा रहा है। कितना काम हुआ है, मैंने नहीं लगता कि वो पूरे बजट खर्च कर पाएँ, क्योंकि दबाव उन पर रहता ऊपर से। और ये यहाँ पे भी सुनने को आया था 7 साल पहले, वहाँ से जो पंचवटी रोड से लेकर मुगल सराय तक रोड को चौड़ीकरण करने का बात आया था, और उसके बाद वो अभी तो बना नहीं। अभी इस बार उनका हमारे रमेश जायसवाल जी बोले थे कि उनका जो चार्ट पेपर निकला था तो उसमें इसको दर्शाया गया था, अभी उस पर भी कोई काम नहीं चला। कुछ काम देखो विधायक निधि से बाहर का होता है, जैसे उनकी निधि कितनी है, बजट का जो काम अगर वो दिए हों, तो मेरे ख्याल से विधायक के बजाय अगर 3 मंत्री पर आप ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 3 मंत्री आपके गृह मंत्री पद पर रह चुके, राजनाथ जी को देख लीजिए, या मैं 2 बार से आप सांसद रह चुके महेंद्र पांडे जी को देख लीजिए, और राजभर जी को देख लीजिए। तो 3 मंत्री अगर अपने कोटे का कुछ भी पैसा अगर खर्च कर देते हैं ये जो भी, तो भी हमारे ख्याल से चंदौली कितना बड़ा जिला है, एक निगाह में जिले का विकास हो जाएगा। ये तो मेन बात ये कि ये लोग जैसे हमारे सांसद जी हो गए महेंद्र पांडे, ये तो हम लोग के ज़िला में लगता है कि दिखाई ही नहीं देते हैं, बस सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। नहीं, दिखाई देते हैं, ये मत क्या आप दिखाई नहीं देते, चुनाव के समय दिखाई देते हैं बस बस उस समय दिखाई देते हैं जो चुनाव आता है। अब शायद चुनाव आने वाला है, आप दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देंगे। आप उनको जब भी खोजेंगे उनका फ़ोन भी अब तो उठ जाएगा। लेकिन सोचेंगे नहीं कुछ कर दें चंदौली के लिए, तो वही है जो फिर हम दोहराएंगे उसी बात को कि वही नमक के बोरी में चीनी का खोजने का है काम। मतलब उनसे उम्मीद की करना बेकार है। ये लोग उम्मीद कभी, मतलब एक सोच रहे हैं कि विकास के नाम पे उन लोग कुछ करेंगे तो करने देंगे, बल्कि और भी हमारे जो काम हुए हैं उसी को गिनाते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे, जब सरकार बनी थी तो गोद लेने का बहुत बड़ा प्रतिक्रिया चल रहा था, कई गाँव से लिए गए गोद। लेकिन आज अभी मीडिया या किसी माध्यम से लोगों को नहीं पूछ पाया कि जो गोद लिए थे क्या भैया उसका विकास हुआ, जो गोद लिए गाँव कुछ नहीं हो पाया है। ये लोग चंदौली क्या विकास करेंगे वो। ये तो बात हो गया चुनाव का। ये बताइए कि आप जैसे आप अपने जो प्रकोष्ठ समाज के अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें आप कैसे हेल्प करते हैं लोगों का, कैसे आप तो इसमें बहुत ही चहेते नेता के रूप में आप भी आ रहे हैं, तो ऐसा काम कैसे आप कर लेते हैं आसानी से? देखें, उस पार्टी का विचारधारा, चूँकि जैसे हम लोग काम करते हैं तो भाई पार्टी विश्वास की है, पदों को दोबारा रिपीट कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कभी काम से आपसे संतुष्टि रहती है या पार्टी को तभी देती है। मैं तो पिछली बार भी मैं क्या था कि नहीं, मैं इस पद पे ना रखा, दूसरे को दिया जाए, मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं आपको ये करना है, क्योंकि पार्टी मतलब करने का मतलब सीधे कि विश्वास पार्टी करती है, जो काम देती है हम लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। पार्टी की विचारधाराओं को, पार्टी के कामों को जन जन तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो ये काम तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं, और आगे चल के मतलब और आगे चल के आप ये ऐसा ही काम करते रहेंगे। और जो नए नेता आ रहे हैं, युवा नेता आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप कैसा उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं? अब देखें, आप जैसे हर व्यक्ति जो भी नेतागिरी करता है तो उसकी सबकी इच्छा रहती है कि भाई बड़े पदों पर जाए। जैसे मेरे विचार में प्रधान बना, फिर अब धीरे धीरे विधायकी की मैंने तैयारी किया 2 बार। पिछली बार मैं आवेदन भी किया था सैयद राजा से और मुगल सराय से, पार्टी ने विश्वास नहीं किया, टिकट नहीं दिया, चाहे जो भी रहा कारण उनको जिसको भी टिकट मिला मैं
बड़े दमखम के साथ लगा था। आगे भी मैं प्रयास मेहनत है, लगातार चल रहा है। अभी भी मेरा पूरा प्रयास है। मैं पिछले तैयारी किया था, अभी भी मेरा निरंतर, मैं कभी रुकता नहीं हूँ। मेरी गाड़ी रोज उठती है समाज सेवा के लिए, मैं 1 घंटे भी मेरा बचता है अगर हॉस्पिटल के काम से, तो मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। और उम्मीद है कि मुझे इस बार जरूर मिलेगा। अगर मान लीजिए का विश्वास इस बार 24 में, तो विश्वास करके देते हैं तो मैं लोकसभा भी लड़ सकता हूँ। नहीं तो विधानसभा की तैयारी मेरी 27 को हो रही है। तो विधानसभा का तैयारी हो रहा है, अगर सीट मिल जाता है तो लोकसभा का भी तैयारी आप अगले 24 या 27 में कर सकते हैं। पार्टी जो विश्वास करे, हम लोग मान लीजिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश पालन हम लोग करने वाले हैं। उनके हम लोग विश्वसनीय सिपाही हैं, तो उनका आदेश होगा कि नहीं, हमको अगर लोकसभा लड़ने के लोग तो लोग चंदौली का कहीं भेज देंगे हम लोग। चंदौली से अगर नहीं देंगे सीट, तो अगर कहीं अदर जगह से भी देते हैं, जैसे गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, बनारस हो गया, तो आप जहाँ से भी मौका मिलेगा आप वहाँ से जाने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार। देखिए पार्टी विश्वास कर देती है, जैसे अभी हमारा चंदौली में काम ज़्यादा जरूर होता है, लेकिन अब हम बगल का सीट है गाजीपुर का, मेरा वहाँ भी निरंतर दौरा होता रहता है। बगल में भी हमारे यहाँ आपको देखें क्या बोलते हैं मिर्ज़ापुर में, यहाँ भी मेरा दौरा होता रहता है। मिर्ज़ापुर में मेरी जाति का काफ़ी वोट है वहाँ। गाजीपुर में मैं काफ़ी जातिगत आंकड़े देखे आप, तो वहाँ भी बिंद लड़ने लायक है। कहने का मतलब कि पास के जो पूर्वांचल के 3-4 जिले हैं, वहाँ से अगर लड़ाया जाएगा तो मैं लड़ सकता हूँ। कोई दिक्कत। आप मान लीजिए इस समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी मान लीजिए सीट जो मिलता है लड़ने के लिए, तो आप अपने समाज को भी और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे? समाज हमारा हमेशा मतलब लगा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जरूर दिक्कत आई थी। उसमें जो 5 किलो बांट करके इन्होंने बहलाने, चूँकि गरीब समाज है, थोड़ा सा वो लोग बहलाने काम किए। लेकिन अभी भी जो अधिक से अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ में वो जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। वो किसी प्रलोभन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 किलो से क्या होने वाला है। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो काम था जो आज भी दिखता है। आने वाली चीज़ों और बदलाव होगा, चूँकि उनका पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो जब उतने पहली बार में उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, तो निश्चय हिंदुस्तान का मौका मिलेगा, तो काफ़ी बड़े काम करेंगे वो, काफ़ी बदलाव होगा। आजकल हम लोग मेन मुद्दा हम लोग चलेगा बेरोजगारी पे, क्योंकि जब तक भाई रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग क्या कर सकते, रोड बना देने ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। और इस समय भर्ती भी नहीं आ पा रही है आर्मी के सब बच्चे, जो पहले हम लोग यहाँ रामनगर या जो चरवाड़ी पे बच्चे जो दौड़ते थे, अगल बगल क्षेत्र के आते थे दौड़ते थे, अब वहाँ पे एक भी बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। अब वो लोगों का मनोबल जैसे गिरता जा रहा है। जैसे अभी आपका जो देख रहे थे, जैसे सारे को प्राइवेटीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो नौकरी पाने वाले लड़के थे वो धीरे धीरे मनोबल गिर रहा है कि जब हम क्या दौड़ कर करेंगे, जब वैकेंसी आएगी ही नहीं तो दौड़ कर क्या करेंगे। तो इच्छाएं मतलब कि धीरे धीरे हट रही हैं। जैसे अभी आप जाने 4 साल के लिए जो उनकी वैकेंसी आ रही है, बताओ इसमें क्या कर सकता है बच्चा? अग्निवीर वाला, अग्निवीर नाम रखे हैं लोग, लेकिन ये बताओ ऐसे पद पे लेकर के वो भी फिर 4 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा? जाहिर है वो स्थिति और बिगड़ेगी उसकी। तो ऐसे कंडीशन में लोगों का मतलब युवाओं का वो मनोबल गिरता जा रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं कि हम तैयारी करें, अपना समय पर बात करें, क्योंकि उनको पता है कि सब प्राइवेटीकरण धीरे धीरे करते जाएंगे, लोग नौकरी आएगी नहीं, अंत में जाकर अपना स्वरोजगार करना है, इसलिए लोग वो सब चीज़ें दूर होती जा रही हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे 18 साल के बच्चे जैसे इंटर पास करते हैं, इंटर पास करने में अक्सर लड़के 18 साल के रहते हैं, वो सोचे कि अगर 18 साल पढ़ने के 18 के बाद अगर वो डायरेक्ट जाते हैं 4 साल का नौकरी करते हैं, तो उनका जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, लफड़ाई करते हैं, यहाँ वहाँ घूमने के बाद जैसे अगर ये 18 साल बाद नौकरी अगर पा जाते हैं तो 4 साल उनका ज़िंदगी अच्छे से बीतेगा। उसके बाद जैसे अभी जो जितने भी पेपर हो रहे हैं, SSC का हो रहा है, JEE का हो रहा है, ग्रुप D का हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, तो इसमें आए दिन सुनने को मिलता है जैसे पेपर हो गया, एक तो पहले 2 साल का होता है, उसके बाद ये लीक हो जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये जानबूझ कर लीक होता नहीं है, लीक कराया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि पास होंगे बच्चे, भाई कितना वो करेंगे, पास होंगे तो फिर नौकरी देना पड़ेगा, तो नौकरी देना पड़ेगा तो फिर कहाँ से देंगे? उनके पास न बजट है संबंधित है, नौकरी संबंधित न उनकी व्यवस्थाएँ हैं, तो सबसे सरल तरीका होता है। अब बीतता तो उस बच्चे को है ना, जो भाई गेहूँ चावल बेच करके, किसानी करके, मजदूरी करके, कोई रिक्शा खींच करके उस तैयारी करता है, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करता है, फिर उस परीक्षा तक जाता है, फिर जब वो सुनता है कि नहीं पेपर लीक हो गया है, परीक्षा कैंसिल हो गई, तो उस बच्चे से पूछिए उस पर क्या गुजरती होगी, सरकार पर क्या गुजरती, उनको तो मकसद उनका पूरा हो जाता है कि चलिए कम से कम लीक हो गया, ऐसे बहाने फिर अपडेट पड़ेगा, फिर देखा जाएगा। ये मनोबल गिराने का एक प्रकार से प्रक्रिया है इनकी, एक साजिश है, ताकि उनको ये भी कोरम पूरा था कि हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये युवाओं का इधर बला फुसला कर रखें।
इनका हर पेपर लीक होता रहेगा। ये तो लीक, हम तो इनका नाम ही लिखे हैं लीक मुख्यमंत्री। अभी हाल में ही बगल में एक वैसा गांव है, वहाँ पे अभी एक लड़का था, आर्मी का भर्ती दे रहा था। उसका क्या हुआ है ना कि पेपर उसका लीक हो गया। वो अपना ओरिजिनल रिजल्ट ही फाड़ कर फेंक दिया। ये मोबाइल आपका रहता था। अभी इस समय देखिए इसमें कि SC/ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा है, और जनरल वालों के लिए आरक्षण मिल रहा है, वो भी 1% नहीं 2%, सीधे 10%। इसकी आप क्या कहेंगे? देखिए जो सरकार है मैं पहले बोल चुका कि कहीं से ये मतलब समाज विरोधी, अर्थात जो जिसकी आवश्यकता, कहने का मतलब बैकवर्ड हो, अनुसूचित हो, इनको ये लगता ही नहीं कि इनको ज़रूरत है। तो इन्हीं लिए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों जातिगत जनगणना कराने के लिए परेशान है? वो जान रहे हैं, ये लोग रोकना चाह रहे हैं। उनको पता है कि जातिगत गणना जिस दिन हो जाएगी, सारी जातियाँ अपने अपने अधिकार को मांगने को शुरू कर देगी। इसलिए वो जातिगत गणना कराने के पक्ष में नहीं होते हैं। उनकी बातों को टाल दिया जा रहा है, कटाला इधर बहानाबाजी कर दिया जा रहा है। ये कभी जातिगत गणना कराएंगे नहीं। और आरक्षण संबंधित चीज़ तो आप भूल जाइए। अगर विचार में कि नहीं आरक्षण कभी ये देंगे नहीं। जैसे हमारे पार्टी के एक नेता है ना, वो संजय निषाद जी हैं, पार्टी बनाए 17 जातियों को, मतलब बिंद समाज में जो आती हैं, हम लोगों को उपजातियाँ कुल 17 जाति हैं, उसमें चौहान वगैरह हैं, बिंद बलनाक केवट निषाद करके कुल 17 जातियाँ हैं। तो वो पार्टी बनाई कि मैं इसमें 17 जातियों को मैं अनुसूचित का दर्जा दिलवा करके उनको विकास होगा। लेकिन अब वो जैसे अब सोचिए जिससे लड़ाई था जाकर उसी में तालमेल कर रही है। तो ऐसे जो छोटी मोटी पार्टियाँ बना करके खुद ही जाकर लोग साथ देते हैं अपने निजी स्वार्थ में, क्योंकि उनको आरक्षण देना होता है या बातें आगे करनी होती है आरक्षण संबंधी, तो ये कर दी होती है। लेकिन ये कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आरक्षण करेंगे तो भाई सारी जातियाँ अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी, एक किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब वो धीरे धीरे अब जो प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहे हैं, ये अब आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं। जबकि आप देखिए अब जैसे आप बताएं ना कि 10% उनको मिला है, तो उसका भी जातिगत गणना करा कर जनगणना करा करके उसको अन्य जातियों को भी देना चाहिए। लेकिन ये सीधे सीधे वो नाइंसाफ़ी करते हैं। ये संवैधानिक खिलवाड़ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। संविधान में ऐसा रूल नहीं, जो संविधान में उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कोरोना काल से 2 साल लगभग हो गया। 2 साल में जितने भी बच्चे हमारे आर्मी वाले थे, नेवी वाले थे, एयरफोर्स वाले थे, UPSC वाले थे, ये लोग का, कुछ लोग का तो एज ख़त्म हो गया, कुछ लोग पेपर दिए बाद में, इस समय जब हुआ था तो वो लीक हो गया। तो लीक हो तो गया, ठीक है। इनको जो पेपर हो गया, पेपर होने के बाद जैसे मेडिकल हो गया, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाने का क्या कारण है? ये सोची समझी साजिश थी। आपको पता है कोरोना हमारे देश में तो आया नहीं था। कोरोना तो सारे मतलब पूरे प्रकार विश्व में ही था। देखा जाए तो सारे देशों ने अपने हिसाब से मैनेज किया, कहीं कोई ऐसा प्रभावित नहीं हुआ उनके कामों पर, उनके, जबकि हमारे यहाँ परसेंटेज भी अधिक रहा कई देशों में। लेकिन उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, हमारे यहाँ उन आपदाओं में भी इन लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश किया है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कोष में जो आपदा कोष मांगा गया था पैसा, जबकि भारत का कोष है प्रधानमंत्री का, उसमें पैसा नहीं लिया गया, व्यक्तिगत खाते में पैसा मांगा गया। तो ये लोग खुद आपदा में अवसर खोजने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग उसको भी फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर समस्या में है उसमें भी लोग फ़ायदा खोजे हैं। और इनको क्या गुजरेगा, कम से कम इनको तो सुनना चाहिए कि जब 2 साल हमने कोई सारा काम बंद रहा, सब कुछ कंपनियां बंद रही, सारे पढ़ाई बंद रही, सब कुछ बंद रहा, तो 2 साल में तो उनको तो उसको काट देना चाहिए। अगर जो उस एज में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको 2 साल को छूट मिलना चाहिए था नियमानुसार। लेकिन ये नहीं किए। जानते हैं कि कहने का मतलब सीधा सीधा कि अगर जो व्यक्ति देना चाहेगा तब ना, जो नौकरी देना चाहे, जो रोजगार देना चाहे, तब उस पर फॉलो करेगा। उनको पता है कि चले किसी बहाने कुछ तो कटे, कुछ तो ओवरेज हो गए, वही जो बच्चे चुके हैं। तो आप देख ही रहे हैं जो लीक वाला समस्या आ रही है। तो ये लीक वाली समस्या इनकी कंटिन्यू अभी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, आप हो गया तब नहीं होगा। इनको से ये पूर्व प्लानिंग की तरह चलता है। फिर उनके लीक कराएंगे, फिर आप लोग उसी में मुकदमा कराएंगे कि भाई ये इसकी वजह से उसको, फिर उसको आप कभी सुने हैं आप किसी का फिर छानबीन हुआ हो, या फिर उस पर फिर से कराया गया हो। जिसका लीक हो गया फिर वही खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है कि वो फिर परीक्षा क्या हुई, बच्चे कहाँ से पैसे लाए थे, तैयारी किए थे, वो फार्म फिर भरे थे, उसमें कै रुपया लगा था। अगर एक बच्चे के पीछे अगर मान लीजिए 5,000 भी जोड़ लीजिए, आगे किसी में अगर मान लीजिए हमको 50 लाख फार्म भरा गया हो, तो जोड़ लीजिए कितना लोगों की कमाई होती है। एक प्रकार से कमाने का जरिया बनाई सरकार। ये कहीं ना कहीं से मतलब ये सोचे कि रोजगार के लिए अगर फार्म भरवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये देंगे नहीं रोजगार। और कोरोना काल में नोटबंदी किए थे, उससे भी जनता को बहुत ही ज़्यादा
नुकसान भी हुआ, लाइन में खड़े थे और उसके बाद 2 साल बाद पता चला उसका कुछ निर्णय गलत ही निकल गया। आप सोच रहे हैं कि आप कोई काम करें या फिर अपने कामों को आप वो करें, समझ लीजिए आप कितना सेंसफुल आपके सलाहकार हैं, कितना वो व्यक्ति है। अगर खुद का निर्णय था, ये तो किसी व्यक्ति का मामला था। ये शुरू में तो लोग बहुत उसको उठाए, मीडिया भी उठाए कि नोटबंदी से ये हो गया, उनकी कमर टूट गई, तो ये हो गया, वो काला धन आ गया। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति या कोई चैनल ये नहीं बता पाया कि काला धन आया तो कितना आया। क्योंकि अगर काला धन आया तो गया कहाँ फिर वो। हमें लगता है कि अगर काला धन आ रहा था तो फिर आपका ये जैसे भी आप सुने होंगे कि 2000 की नोट बंद होने वाली है, तो उनका खुद का निर्णय था ये कि नहीं 2000 की नोट आनी चाहिए, फिर आ भी गई, फिर बंद का इसको बनाने में खर्च नहीं गिरेंगे। आप जोड़ेंगे उसको करके 2000 की नोट बनाने में शुरुआत में क्या था, चिप लगा है, तो तमाम तरह की बातें आ रही थी कि सारे मतलब जो काले धन रखे जाएंगे सब चिप द्वारा पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब लोगों को दिमाग में डाल दिया गया कि बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, बल्कि उससे जितना खर्च आता है उसको नोट को छापने में, उससे ज़्यादा खर्च उसको प्रचार में जाता है। फिर क्या निर्णय होता है कि नहीं वो भी नोट बंद होगी। बताइए इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये हम लोग जो कर्ज में दबते जा रहे हैं, विश्व बैंक से काफ़ी कर्जा हो चुका है हमारे देश के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इन्हीं से गलत निर्णयों का कारण है। क्योंकि इनके में कभी वह व्यक्ति सफल नीति, सफल जो देश का होता है कि विकसित देश कैसे होगा, वो उनकी नीतिकार ही अच्छे नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसे व्यक्ति है नहीं जो नीतिगत काम करे और देश की भलाई करे। जैसे अभी आप सुनेंगे इसमें बहुत जोरों चल रहा है कि विश्व गुरु बनने के लिए, तो विश्व गुरु ऐसे बना जाता है, फिर रोज नोट बदलते जाइए, नोट विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु बनने के लिए उस नीति का काम करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग होंगे जिस देश में, वो ना देश विश्व गुरु बनेगा कि जहाँ लोग रोजी रोजगार के तरसते होंगे, 100-200 के लिए तरसते होंगे, तो भुखमरी से लोग यहाँ मर रहे हैं, उसके बाद वो विश्व गुरु कैसे माना जाएगा? उसको विश्व गुरु कर सकते हैं आप। जनसंख्या नियंत्रण पर इनका कोई अभी देखें कोई कानून नहीं है। जो होना चाहिए उस पर बोल ही नहीं रहे लोग, न कर ही रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसको करते जा रहे हैं। इनको बस सीधा सीधा है, एक चुनाव बीता, अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, बस इसी पे काम होता है इनका। और कोई इनका एजेंडा नहीं है, न कभी ये करेंगे। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम लोग यहाँ हमारे यहाँ चंदौली में अभी हम लोग यहाँ इसमें डिग्री कॉलेज चाहिए था, डिग्री कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी चाहिए था, ये चाहिए तो इसमें क्या हम लोग को चंदौली ज़िला में बनना चाहिए? तो बनेगा तो कब बनेगा? या तो फिर उसके लिए अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए पार्टी में आते हैं सांसद बनकर या विधायक बनकर, तो क्या इस पर आप कार्य करना चाहेंगे? शिक्षा की पूरे देश की ज़रूरत है, सिर्फ चंदौली ही नहीं, पूरे भारत में शिक्षक से संस्थान धीरे धीरे जो हैं पहले के बने हैं, नए कोई नहीं बन पाए। इनका भी जैसे लाभ बार बार ये पूछते हैं 70 सालों में, लेकिन अब ये कोई नहीं पूछ पाया इनसे आज तक कि 70 सालों में आप जो बेच रहे हैं ये कहाँ से लेकर आए थे आप? तो आप बेचते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ है तब तो ही जैसे भी किसी बाप की संपत्ति हो, बेटा बेच बेच के खा रहा हो, कहता हो कि हम विकास कर रहे हैं, तो इसे है वो उनका। और शिक्षा सिर्फ चंदौली को नहीं पूरे देश की जरूरत है। ये शिक्षा के लिए मैं बताया तो जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ जो अंधभक्त जिसको आजकल चल रहा है, वो अंधभक्त ऐसे में जिनको कभी पूछा जाता तो बता ही नहीं पाते हैं लोग। ये कभी सच्चाई पूछे कि भाई शिक्षा के लिए इनका कितना बजट होता है तो हमारे देश के लिए, जितने बजट अभी फिलहाल जो बजट हुआ आप देख लीजिए, शिक्षा के लिए कितना आया, हमारे नौजवानों के लिए कितना आया, हमारे सेना के लिए कितना हुआ, इनका बजट देखेंगे तो गिरता जाएगा। अभी जैसे माने राहुल गांधी जी ने उठाया था राफेल का जो, तो चीज़ें पता चला कि 10 रुपये की चीज़ को अगर 100 रुपये में खरीदी जा रही है, जब कोई व्यक्ति उसको जानना चाह रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, कुछ कहकर उसको दबा दिया जा रहा है, उसकी जाँच कर दी जा रही है। तो अगर मान लीजिए आप अगर सन 2024 में या 27 में अगर किसी पार्टी से आप किसी पद पे आ जाएंगे तो कौन कौन सा काम आप करेंगे हमारे चंदौली जिले में? हमारे पार्टी का सारे काम नीतिगत रहता है, पहले से पूर्व निर्धारित रहता है। जो हमारे चुनावी एजेंडा बनाया जाता है उस पर काम किया जाता है। आप पुराना हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे देखिए अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमारे हैं, तो हम लोग का एजेंडा पहले से तैयार रहते हैं। हम लोग को पहला काम रहता है शिक्षा और दूसरा में रोजगार रहता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें दोनों सेट नहीं रहेंगी फिर हम क्या आगे कर सकते हैं। तो हमारी सरकार का आप देखें जो भी काम हुआ है, चाहे वो रोड संबंधित काम हुआ हो, चाहे वो रोजगार संबंधित हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन संबंधी हो, चाहे समाजवादी पेंशन संबंधित काम हुआ हो, सारे काम नीतिगत तरीके से होते हैं जो हर व्यक्ति को लाभ जाता है। वो किसी वर्ग से नहीं मतलब होता है कि नहीं सिर्फ हम अनुसूचित या बैक पे। हम जो फॉरवर्ड को भी देखें, जो समुदाय के जो ऐसे लोग थे जो अधिकार से वंचित थे, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो भी जाति हैं, उनको भी दिया गया था समाजवादी पेंशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकवर्ड या यादव में बांटा गया था मुसलमानों में। अभी आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। ऐसे मतलब हम लोग का जो काम होगा पहले अगर सरकार बनती है तो हम लोग सीधे सीधे पहले काम शिक्षा, दूसरा में रोजी रोजगार का, फिर तीसरा में हम लोग जो दैनिक चीज़ें जैसे कि जल
जल पे भी हो, जैसे अब इस इनका ही उठा लीजिए आपका, जैसे घर घर में जो जल कल योजना चल रही है। अब ये बताओ कि मैदानी भाग, जैसे हम इसी स्थानीय को ले लेते हैं कटरिया गाँव को, यहाँ पे हमको ऐसा 20 से 25-30 फीट पे पानी निकल जाता है। घर घर में हैंडपम्प की व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे जो पाइपों लगा कर बने बने रोडों को लोग खोद करके पाइप घर घर पहुँचा रहे हैं, ये कितना सफल होगा इनका, कितने पानी की बर्बादी होगी, कितना पैसा उसको लगेगा। हमारे ख्याल से उससे कहीं कम बजट में ही घर घर हैंडपम्प हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये योजना उनके हिसाब से उनके आदमियों की है। वो व्यक्ति का देश का कब्जा हो रहा है उनके ऊपर, उनको क्या पता है, देश तो गर्त में जा रहा है, उनके लोगों को पैसा मिल रहा है। ये योजना तो वहाँ लागू करनी चाहिए थी जहाँ पे मतलब उसकी आवश्यकता थी, जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बोरिंग सक्सेस ना हो, वहाँ पहुँचानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, यह मैदानी भागों में पाइप का जाल बिछा करके वो करेंगे। महज ये देखिएगा जब पानी चालू होगा, हमारे ख्याल से साल भर भी नहीं होगा, ये सारे कहीं ना कहीं खराबी आएगी, सब ऐसे पानी गिरेंगे, पानी गिरा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। और उसका बजट अब तक ये लोग हमका आधा से ज़्यादा लोग पास करा लिए होंगे, जो ही चालू होगा पैसा उनका पास हो जाएगा, वो फिर बंद हो जाए चाहे कुछ। तो कहने का मतलब इनका काम उस तरह का होता है जिसमें फायदे ज़्यादा हो, बस बाकी जनता को फायदा हो इससे उनका नहीं मतलब। चलिए, हम लोग डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात बताएं। जब भी कभी किसी बात सेवा का मौका मिले तो हमारे डॉक्टर साहब हमेशा तैयार रहते हैं। अब चलिए, फिर हम कभी आएंगे अगले बार तो डॉक्टर साहब से फिर मिलेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे और गांव समाज को ऐसे ही ध्यान देते रहेंगे, अच्छे मार्गदर्शन बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।